ऊपर खड़े राघव ने सिया और गायत्री देवी को साथ में लंच करता देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। और फिर पूरा दिन सिया राघव के सामने नहीं आई। जब भी वह कहीं दिख जाता, सिया इधर उधर हो जाती। राघव की दोपहर वाली हरकत सिया की आंखों के आगे बार बार घूम रही थी, जो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। और दिल में एक अलग सा एहसास जगा रही थी, जो सिया के दिल को कहीं ना कहीं सुकून पहुंचा रहा था। लेकिन एक बेचैनी भी थी, जो सैम की तरफ से थी। यही सब बातें सोचते हुए सिया गायत्री देवी से विदा लेकर घर से बाहर आ गई। 4-5 दिन से राघव के दिल में जो खालीपन और बेचैनी थी, सिया को अपने सीने से लगाने के बाद वो सब जैसे खत्म सी हो गई थी। वह बहुत खुश था, एक ऐसी खुशी जिस पर अभी तक उसका कोई हक नहीं था। राघव बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था, लेकिन होठों पर एक मुस्कान सजी थी और दिमाग में सिया का ख्याल था, जिसे वह अपने दिमाग से नहीं निकालना चाहता था। जितनी तुमसे नफरत करना चाहता था, उतनी ही शिद्दत से तुमसे प्यार हो गया है। दिल पर मेरा जोर चला नहीं और तुम ना जाने कब इस दिल में बस गई। राघव मन ही मन बोला और लैपटॉप साइड में रखकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया और ऊपर आसमान में देखने लगा। माँ बाबा कहाँ हैं? सिया तैयार होकर बाहर आई और लिविंग रूम में नज़र दौड़ाते हुए उसने पूछा, तुम्हारे बाबा तो चले गए अपनी दुकान पर, अब तुम भी आकर नाश्ता कर लो। माँ, आज मैं एक यूनिवर्सिटी में पता करके घर आऊँगी। अगर वहाँ सब ठीक लगा तो वहीं एडमिशन के लिए अप्लाई कर दूंगी। एक बार अपने बाबा से पूछ लेना। मुझे नहीं लगता तेरे बाबा मंजूरी देंगे आगे पढ़ने के लिए। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? इस बारे में हमारी पहले ही बात हो गई थी। आपने और बाबा ने इस बात की मंजूरी दे दी थी। अब आप दोनों मुकर नहीं सकते। सिया हैरानी से जानकी की तरफ देखकर बोली, मुकर नहीं रहे हैं हम। तेरे बाबा चाहते हैं अब जो भी जितना भी पढ़ना है शादी के बाद ससुराल में पढ़ना। और वैसे भी अब तो तेरी शादी भी होने वाली है। ये क्या बात हो गई? जो भी करना है शादी के बाद करना। अगर पढ़ना है तो वो भी अब शादी के बाद ही पढ़ना। माँ, आप और बाबा ऐसा कब से सोचने लगे? और क्या गारंटी है शादी के बाद वो लोग मुझे पढ़ने की इजाज़त देंगे? इसलिए मैंने सोच लिया है, आज ही यूनिवर्सिटी पता करके आऊँगी। आप बाबा से बात कर लेना। ठीक है, मैं तेरे बाबा से बात कर लूँगी। तुम नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है माँ, और लेट भी हो रहा है। रास्ते में ही कुछ खा लूँगी। आप यहाँ से बाबा से बात कर लेना। इतना बोलकर सिया ने अपना हैंडबैग उठाया और बाहर निकल आई। ये लड़की भी एकदम पागल है। इतनी सी बात के लिए बिना नाश्ता किए चली गई। इन बाप बेटी के बीच हमेशा मैं फंस जाती हूँ। जानकी बाहर की तरफ देखकर बोली और नाश्ता करने लगी। घर से बाहर निकलने से पहले सिया ने सैम को मैसेज कर दिया, इसलिए ऑफिस जाते वक्त उसने सिया को पिक कर लिया। क्या बात है सिया, तुमने इतनी अर्जेंट मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? सैम गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। सब ठीक है सैम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मिलने के लिए बुलाया है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। इतना बोलकर सिया चुप हो गई और सैम की तरफ देखने लगी। ये तो अच्छी बात है, एडमिशन के लिए तुमने अप्लाई कर दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ अभी कुछ महीने हमारी शादी ना हो। सिया के इतना बोलते ही सैम उसकी तरफ देखकर बोला, इससे शादी का क्या लेना देना है? तुम शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। मेरी वजह से या मेरी फैमिली की वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं होगी। माँ तो इसी महीने शादी की तारीख निकलवाने की बात कर रही हैं और तुम कुछ महीने रुकने का बोल रही हो। एक बार मेरा एडमिशन हो जाए, फिर मैं सब कुछ समझ जाऊं, उसके बाद हमारी शादी हो तो बेहतर है। आप आंटी से बोलकर कुछ महीने रुकने का बोल दीजिए। नहीं सिया, मैं भी तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। और अभी तक तो एडमिशन शुरू भी नहीं हुई है, इतने तो हमारी शादी भी हो जाएगी। सैम, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं कुछ दिन शादी नहीं करना चाहती। मैं मॉम से बात करके देखता हूँ। अगर मॉम नहीं मानी तो तुम्हें मुझसे अभी शादी करनी होगी। जब घर के बड़े चाहेंगे, वो लोग मंजूर है। सैम सिया के चेहरे पर नजर जमाकर बोला, ठीक है, लेकिन पहले आप आंटी से बात करके देख लेना। सिया उदासी होकर बोली, हाँ तुम परेशान मत हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सैम सिया की तरफ देखकर बोला और गाड़ी
राघव के घर के बाहर रोक दी। सिया गाड़ी से बाहर आई और बाय बोलकर अंदर बढ़ गई। उसके जाने के बाद सैम भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से आगे बढ़ गया। सिया उदास सी अंदर आई और कंधे पर लटका अपना बैग उतारकर वहीं टेबल पर रख दिया और किचन की तरफ बढ़ गई, जहां मीना नाश्ता लगाने की तैयारी कर रही थी। सिया ने जग से गिलास में पानी लिया और पीने लगी और फिर वापस लिविंग रूम में आ गई और ऊपर आरब के रूम की तरफ बढ़ गई। आरब के रूम के बाहर आकर सिया ने दरवाजे पर नॉक किया। आ जाओ, वह अंदर से बोला तो सिया दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। अरे सिया, तुम? मुझे लगा मीना है। आओ बैठो। आरब आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करते हुए बोला। हाँ, वो मैं तुमसे पूछने आई थी। आज तुम मुझे अपने साथ यूनिवर्सिटी लेकर चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। आज क्यों? अभी मैं यूनिवर्सिटी ही जा रहा हूँ। तुम दादी को जाकर बता दो मेरे साथ यूनिवर्सिटी जा रही हो। उसके बाद चलता हूँ तुम्हें लेकर। ठीक है, मैं दादी से मिलकर आती हूँ। तब तक तुम भी नीचे आ जाओ। सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली और दादी से मिलने चली गई। और फिर सिया गायत्री देवी से पूछकर आरब के साथ उसकी यूनिवर्सिटी चली गई, ताकि वह जाकर सब कुछ पता कर सके और वक्त रहते अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। सिया, अभी तो एडमिशन में वक्त है और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा रिजल्ट भी नहीं आया है अभी तक, तो फिर इतनी जल्दी एडमिशन? कुछ समझ में नहीं आया मुझे। आरब गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। इसमें इतना समझने वाली कोई बात नहीं है। अभी से तैयारी करके चलूँगी तो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये भी बात सही। चलो, इस बहाने मैं तुम्हें अपने सभी दोस्तों से भी मिलवा दूंगा। सिया यूनिवर्सिटी में पता करके और देखकर वापस मल्होत्रा हाउस आ गई और दादी के सर में तेल की मालिश कर रही थी। जब गायत्री देवी ने उससे पूछा, तुम आरब की यूनिवर्सिटी गई थी, क्या रहा? वो यूनिवर्सिटी तुम्हें पसंद आई या नहीं? दादी, यूनिवर्सिटी में कुछ भी ना पसंद करने लायक नहीं था। बहुत ही बड़ी और खूबसूरत यूनिवर्सिटी है और उससे अच्छी बात है वहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। इतना बोलकर सिया चुप हो गई। तो फिर दिक्कत क्या है? आप एडमिशन ले लीजिए। वहाँ आरब की भी बहुत अच्छी जान पहचान है। जी दादी, घर जाकर माँ और बाबा से पहले बात करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। पूरा दिन सिया उदास रही और फिर शाम के वक्त वह दादी से इजाज़त लेकर घर के लिए निकल गई। मल्होत्रा हाउस से थोड़ी दूर आकर सिया वहीं सड़क किनारे पड़ी एक बेंच पर आकर बैठ गई। इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? 5 लाख एडमिशन में पहले एडवांस जमा करने हैं। इतने तो सारे पैसे भी नहीं होंगे हमारे पास। बाबा से भी नहीं बोल सकती। कल किसी सस्ती और अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में पता करती हूँ, जहाँ फीस भी कम हो और पढ़ाई भी अच्छी होती हो। वह मन ही मन बोली और अपने बैग से मोबाइल फ़ोन निकालकर सर्च करने लगी। तभी सिया के पास कोई आकर बैठा। उसे लगा जैसे उसके बराबर साइड में कोई बैठा है। सिया ने नज़र उठाकर देखा तो वह हैरान रह गई। आप यहाँ? वह अपना फ़ोन बंद करते हुए बोली। क्यों? यहाँ नहीं बैठना चाहिए था मुझे? राघव सिया के चेहरे पर नज़र जमाकर बोला। मेरा ये मतलब नहीं था, आप बैठ सकते हैं। सिया नज़रें चुराते हुए बोली। तुम्हारे कहने से पहले ऑलरेडी मैं यहाँ बैठ चुका हूँ। इस वक्त तुम्हें अपने घर होना चाहिए था, लेकिन तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? राघव के इतना बोलते ही सिया ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बोली, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, इसलिए आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती कि मैं यहाँ अभी तक क्यों बैठी हूँ। सिया के इतना बोलते ही राघव के दांत गुस्से से भिज गए, लेकिन वह अपना गुस्सा शांत करके बैठा रहा। मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझती? अपने मंगेतर को कॉल करके तो बताना ज़रूरी समझती हो? रात के 8 बज चुके हैं और अंधेरा भी हो गया है। जब तक तुम सेफली अपने घर नहीं पहुंच जाती, तब तक मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए या तो तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ या फिर तुम सैम को कॉल करके यहाँ बुलाओ। मैंने कहा ना, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। खुद से मैं घर जा सकती हूँ। सिया खड़े होते हुए बोली और जाने लगी, लेकिन उसी वक्त राघव ने उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे सिया के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। राघव बैठा उसे ही देख रहा था और एक हाथ में उसने सिया की कलाई पकड़ रखी थी। ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मेरा हाथ, आप लोग देख रहे हैं। सिया इधर उधर नज़र दौड़ाकर दांत पीसते हुए धीरे से बोली। गाड़ी में चलकर बैठो,
मैं खुद से जा सकती हूँ। मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं? गाड़ी में जाकर बैठो। राघव गुस्से से उसे घूरते हुए बोला। ठीक है, पहले आप मेरा। सिया अटकते हुए इतना ही बोली। राघव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी कलाई छोड़ दी और गाड़ी में आकर बैठ गया। सिया ने दो पल खड़े होकर सोचा, फिर वह भी गाड़ी का डोर खोलकर उसमें बैठ गई। सिया की गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सिया ने एक नज़र अपने पास बैठे राघव पर डाली और फिर गाड़ी से बाहर देखने लगी। गाड़ी की विंडो से अपना चेहरा टिकाए सिया बाहर देख रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान ठहर गई और बाल उड़कर बार बार चेहरे पर आने लगे, जिन्हें वह अपनी उंगली से कान के पीछे कर रही थी। बैठे बैठे कब सिया की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। नींद में उसे पता ही नहीं चला कब उसका सर राघव के कंधे पर आ गया। सिया को सोता देखकर राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह एकटक सिया को देखने लगा। सिया के चेहरे पर बालों की कुछ लटें झूल रही थीं, जो उसे निहारने में बाधा डाल रही थी। राघव ने अपनी उंगली से धीरे से सिया के बालों को कान के पीछे कर दिया और चेहरे पर मुस्कान सजाकर उसे देखने लगा। सिया को देखते हुए अचानक से राघव के मन में पता नहीं क्या आया। वह सिया के चेहरे की तरफ झुका और उसके माथे को अपने होठों से चूम लिया और फिर पीछे होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी सिया के घर से कुछ दूरी पर ड्राइवर ने रोकी और गाड़ी से बाहर आकर खड़ा हो गया। राघव ने सिया के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और सिर टिकाकर अपना फ़ोन उठाकर सिया का नंबर मिलाया। सिया के बैग में रखे उसके फ़ोन की जैसे ही बेल बजी, हड़बड़ाकर सिया ने आंखें खोली और फौरन ही राघव के कंधे से अपना सिर हटा लिया। वह राघव से दूर हुई और फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई और अपने घर की तरफ बढ़ गई। राघव गाड़ी में बैठा उसे जाते देख रहा था। जब वह अपने घर के अंदर चली गई, उस वक्त ड्राइवर ने भी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते राघव सिया के ख्याल से बाहर निकल नहीं पाया। उसके सर का एहसास अपने कंधे पर महसूस करके उसके होठों पर एक भीनी सी मुस्कुराहट खिली रही। घर आते ही राघव ने अपना चेहरा हमेशा की तरह सख्त कर लिया और गाड़ी से उतरकर अंदर बढ़ गया। इधर सिया घर के अंदर आई और थके कदमों से आकर लिविंग रूम में काउच पर बैठ गई। आज इतनी देर कहाँ लगा दी? टाइम देखा है तुमने? क्या हो रहा है? 9 बज रहे हैं। जानकी जी सिया के लिए पानी लेकर आते हुए बोली। क्या हो गया माँ? सुबह आपको बताकर तो गई थी ना, आने में देर हो जाएगी। सिया पानी पीते हुए बोली। बताकर तो गई थी, लेकिन यह नहीं बताया था कि इतनी देर से आएंगी। तेरे बाबा बहुत नाराज हो रहे थे इतनी देर तक तेरे बाहर रहने से। अभी कहाँ है बाबा? खाना खाकर सो गए हैं। आज दुकान पर बहुत काम था, इसलिए थक गए थे। आते ही खाना खाकर सो गए। ये सब छोड़ और बता, क्या रहा? आज तुम यूनिवर्सिटी गई थी पता करने, तो क्या रहा? जानकी सिया के पास बैठते हुए बोली। जिस यूनिवर्सिटी में पता करने गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी है। 5 लाख रुपए एडमिशन से पहले एडवांस में भरने होंगे। तो फिर अब क्या सोचा है? सोचना क्या था, कल किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में पता करती हूँ, जो सस्ती भी हो और वहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती होगी। मैं तो बोलती हूँ ये यूनिवर्सिटी के चक्कर छोड़ दे बेटा और अपनी शादी पर फोकस कर। जानकी सिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। नहीं माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। हाँ, लेकिन पढ़ाई के लिए अपनी शादी जरूर छोड़ सकती हूँ। पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ये बात नहीं समझना चाहती। बहुत भूख लग रही है, फ्रेश होकर आती हूँ। तब तक आप खाना लगा दीजिए। सिया ने अपना बैग उठाया और रूम में चली गई। राघव बालकनी में चेयर पर बैठा सिया के ख्यालों में खोया हुआ था। जब वहां आरव आया और आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और बहुत ही गौर से राघव को देखकर बोला। भाई, किसके ख्यालों में खोए हुए हो? आरव की आवाज़ सुनकर राघव अपनी सोच से बाहर आया और चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला। किसी के नहीं। तुम बताओ, अभी तक सोए नहीं? भाई, अभी नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे आकर मिल लूं। अच्छा जी, और वो वजह क्या है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है? सिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है, इसलिए वह आज यूनिवर्सिटी मेरे साथ गई थी। इतना बोलकर आरव चुप हो गया। हाँ, और फिर क्या हुआ? ले लिया उसने एडमिशन? यूनिवर्सिटी की फीस ही इतनी है, मुझे नहीं लगता सिया वहाँ एडमिशन ले पाएगी। फीस से क्या मतलब है? अगर फीस ज़्यादा होगी
तो वह एडमिशन नहीं लेगी और पढ़ाई बीच में छोड़ देगी। पता नहीं भाई, सिया ने बोला तो है घर जाकर अपनी माँ बाबा से पूछकर बताएगी। उसे क्या करना है अब देखते हैं, कल आकर वह क्या बताती है। हाँ, इतना बोलकर राघव सोच में पड़ गया। अब देखते हैं भाई, आप क्या करते हैं, सिया की मदद करते हैं या नहीं। अगर कल आपने सिया की मदद की तो एक बात कंफर्म हो जाएगी, आपके दिल में सिया के लिए कुछ तो है। अब बस कल का इंतजार है। मैंने तो बड़ा चढ़ाकर आपसे सिया की प्रॉब्लम कह दी। आरब मन ही मन बोला और उठ खड़ा हुआ। आप आराम कीजिए, मुझे भी नींद आ रही है, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। इतना बोलकर आरब वहां से आगे बढ़ गया। 2-3 कदम चलने के बाद वापस से पीछे पलट कर देखा और हंसते हुए वहां से चला गया। इस वजह से सिया आज इतनी उदास थी। क्या मुझे सिया की मदद करनी चाहिए या नहीं? अगर मैंने उसकी मदद की और उसने मदद लेने से इनकार कर दी, कुछ सोचना होगा जिससे सिया की मदद भी हो जाए और उसे पता भी ना चले। राघव मन ही मन बोला और किसी को फोन करने लगा। सुबह सिया की आंख खुली, वह उठकर बैठ गई। राघव के कंधे पर अपना सर रखा, सोचकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इतना भी खड़ूस और रावण किस्म का इंसान नहीं है जितना लगता है और बन रहा है। कुछ दिनों से मेरे साथ बर्ताव भी सही कर रहा है। ये सब होना वो दादी की वजह से ही कर रहा होगा, वरना ये रावण इतना भी स्वीट नहीं है जितना बन रहा है। इन कुछ दिनों में इतना तो मैं जान ही गई हूँ, राघव से दूर रहने में ही मेरी भलाई है, वरना जिस दिन गुस्सा चढ़ गया पागल सांड की तरह मेरे ही पीछे पड़ जाएगा। लेकिन जितना भी राघव से दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, इतना ही पता नहीं क्यों उसके करीब जा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। भगवान जी, ये सब जो हो रहा है प्लीज आप संभाल लेना। सिया ऊपर सीलिंग फैन की तरफ देखकर बोली और उठकर बाथरूम में चली गई। तैयार होकर सिया रूम से बाहर आई तो देखा अतुल जी आज अभी तक दुकान पर नहीं गए थे और काउच पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग बाबा। सिया पीछे से अतुल के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ। आप अभी तक दुकान पर नहीं गए? हाँ, वो तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए थोड़ी देर में दुकान के लिए निकलूंगा। चलो आओ नाश्ता करते हैं, तुम्हारी माँ ने नाश्ता लगा दिया है। जी बाबा। इतना बोलकर सिया अपने बाबा के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। जानकी भी चाय लेकर आई और आकर बैठ गई। सिया, तुम्हारी माँ ने मुझे कल तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में भी। तुम हमारी इकलौती औलाद हो और हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा जो तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर सकें। मुश्किल से 10 लाख रुपए होंगे हमारे पास जो तुम्हारी शादी के लिए जमा कर रखे हैं। अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हें उनमें से 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, फिर ये शादी नहीं होगी, क्योंकि इतने कम पैसों में मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता बेटा। इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने सोचा है तुम आगे की पढ़ाई ना ही करो तो बेहतर है। अपनी शादी की तैयारी करो, क्योंकि सैम के माता पिता आज या कल में शादी की तारीख लेने आने वाले हैं और हम चाहते हैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से हो। और वैसे भी सैम ने बोला तो है बेटा, शादी के बाद अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकती हो। जानकी सिया को चुप देखकर बोली। वह चुप बैठी अपने बाबा और माँ की बातें सुन रही थी। गलत तो कुछ कहा नहीं था उसके बाबा ने, सच ही तो कह रहे थे। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग एक काम ही कर सकते हैं, या तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लें या फिर उनकी शादी कर दें। इतनी आमदनी होती नहीं है हम लोगों की एक साथ दोनों काम कर सकें। सिया ने एक नज़र अतुल और जानकी पर डाली और हिम्मत करके बोली, ठीक है बाबा, जैसे आप लोगों को ठीक लगे आप लोग करिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसके इतना बोलते ही जानकी और अतुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जानकी ने प्यार से सिया के सिर पर हाथ फेरा और नाश्ता करने लगी। दादी, मैंने भाई को बड़ा चढ़ाकर सिया की परेशानी के बारे में बता दिया है। अब बस ये देखना है भाई का क्या रिएक्शन होगा। आरब नाश्ते की टेबल पर गायत्री देवी के सामने बैठकर बोला। यह ठीक किया आपने आरब, हम भी देखना चाहते हैं राघव कैसे सिया की मदद करते हैं और उनके लिए क्या क्या करते हैं। भाई आ रहे हैं, आरब धीरे से बोला और इधर उधर की बातें करने लगा। क्या बातें हो रही हैं आप दोनों में? राघव चेयर खींचकर बैठते हुए बोला। कुछ नहीं,
नाश्ते के लिए आपका ही इंतजार कर रहे थे। गायत्री देवी प्लेट सीधी करते हुए चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। आरब ने गायत्री देवी की तरफ देखा, जो उसे इशारे में राघव से पूछने का बोल रही थी। आरब ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और राघव की तरफ देखा, जिसका पूरा ध्यान नाश्ते पर था। भाई, एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछो। रात मैंने आपको सिया के एडमिशन के बारे में बताया था। क्या आप सिया की मदद नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए? आरब के इतना बोलते ही राघव ने अपनी नज़र उठाकर आरब की तरफ देखा और बोला, नहीं। उसने झट से कहा, नहीं मतलब क्यों? हमारी यूनिवर्सिटी में आपकी अच्छी खासी जान पहचान है और वहाँ आपकी बहुत इज्जत है। अगर आप सिया के लिए बात करेंगे तो शायद उसका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। आरब, मैं पहले भी बहुत बार तुम्हें समझा चुका हूँ। बाहर वालों की बातों और मामलों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, और मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और समझता हूँ। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर पढ़ाई में तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा है तो मुझे बोलो, आज से ही तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करवा दूंगा। राघव चेहरा सख्त करते हुए बोला। क्या हो गया राघव? इतनी सी बात के लिए क्यों आरव को डांट रहे हो? ऐसा भी क्या पूछ लिया आपसे जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? गायत्री आरव की तरफ देखकर बोली, जिसका मुंह लटक गया था। दादी, आप देख रही हैं आरव को कैसी बातें और हरकतें करता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभी इसका। और तुम आज के बाद मेरे सामने इस तरह की बातें ना ही करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझे? राघव आरब का ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोला। ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने भाई जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आरब गुस्से से बोला और बिना नाश्ता किए वहां से उठकर बाहर निकल गया। राघव, क्या जरूरत थी इतनी रूडली आरब से बात करने की? खामखा डांट दिया उसे। अब रात से पहले घर नहीं आएगा और ना ही किसी का फोन उठाएगा। आप भी हद करते हैं। दादी, आप हमेशा आरब की साइड लेती हैं, इस वजह से वह इतना बिगड़ गया है। अपने मामले को छोड़ दूसरों के मामले में हमेशा टांग अड़ाता फिरता है। ये नहीं, खुद पर और अपने करियर पर ध्यान दे। लेकिन अब और नहीं। एक बार आरब के एग्जाम हो जाए, उसके बाद अपने साथ ऑफिस की जिम्मेदारी इसके कंधे पर डाल दूंगा। जैसा आपको ठीक लगे आप करिए। हम आपके और आरब के बीच नहीं बोलेंगे। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलता हूँ। शाम को आपसे मिलता हूँ। राघव खड़े होते हुए बोला और गायत्री की कोई बात भी सुने बिना लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। राघव घर से बाहर निकलकर जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने को हुआ, तभी उसकी नज़र गेट से अंदर आ रही सिया पर पड़ी। सिया को आता देख राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसके बढ़ते कदम वहीं रुक गए और वह वापस से गाड़ी में आकर बैठ गया। राघव के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सिया राघव की तरफ बिना ध्यान दिए वहां से आगे बढ़ गई और अंदर आ गई। उसके माँ और बाबा की कई बातें दिमाग में गूंज रही थी। एक लड़की अपने परिवार वालों के सामने कितनी मजबूर हो जाती है, अपने ख्वाब ख्वाहिशें सब त्याग देती है, लेकिन फिर भी उब तक नहीं करती। आखिर ये समाज और घर वाले हमें समझते क्यों नहीं है? क्या एक लड़की को सपने देखने का हक नहीं होता? उसे खुलकर जीने का हक नहीं होता? सारी जिंदगी दूसरों के कहे पर चलना क्यों होता है? हमारा समाज कभी भी हम लड़कियों को वो अधिकार नहीं दे पाता जो हमारा हक है। सिया, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है बेटा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गायत्री देवी सिया को गुमसुम सा देखकर बोली। ऐसी कोई बात नहीं है दादी, मैं ठीक हूँ। सिया ने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा। अच्छा ठीक है, आप हमें हमारी दवाई दे दीजिए। नाश्ते के बाद की दवा का वक्त हो गया है। जी दादी, अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर सिया गायत्री के कमरे से दवाई लेने चली गई। इन्हें क्या हुआ? जब से आई है चुप ही है। कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? ऐसे तो सिया कभी चुप और उदास रही ही नहीं। गायत्री देवी सिया को उदास देखकर मन ही मन बोली। इधर राघव की गाड़ी ऑफिस के बाहर रुकी। गार्ड ने दरवाजा खोला और वह फौरन गाड़ी से बाहर आया और अंदर की तरफ बढ़ गया। काम करने वाले सभी वर्कर्स राघव को आता देख खड़े हो गए और एक एक करके गुड मॉर्निंग बोलने लगे। राघव सबको इग्नोर करता हुआ अपने केबिन में आ गया। कोट उतारकर काउच पर डाल दिया और चेयर पर आकर बैठते ही किसी को कॉल मिलाकर फोन कान से लगा लिया। मिस्टर वालिया, मैंने आपको जो काम बोला था वो हुआ या नहीं? मल्होत्रा साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने हमें कोई काम बोला और हम उसे ना करें?
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपका काम हो गया है, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू सो मच वालिया साहब, आप हमारी यूनिवर्सिटी का इतना ख्याल रखते हैं। उस नाते ये तो बहुत ही छोटी सी मदद है। थैंक यू बोलकर आप हमें शर्मिंदा ना करिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय। इतना बोलकर राघव ने कॉल कट कर दी और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। इधर आरब यूनिवर्सिटी पहुंचा, तभी उसके पास प्रिंसिपल का बुलावा आया। वह क्लास में ना जाकर सीधा प्रिंसिपल के रूम की तरफ बढ़ गया। मे आई कम इन सर? यस कम इन, प्रिंसिपल ने आरब को आता देखकर कहा। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर कहिए। कल तुम एक लड़की को लेकर आए थे। जी सर, क्यों क्या हुआ? हमने यूनिवर्सिटी में एक नियम लागू किया है जो सिर्फ 2 दिन तक लागू होगा। अगर वो लड़की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है तो तुम उससे बोल सकते हो, लेकिन याद रहे सिर्फ 2 दिन का वक्त है। सर मेरी कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? किस नियम की बात कर रहे हैं? और सिया का इस नियम से क्या फ़ायदा होगा? आरब नासमझी में बोला। एडमिशन फीस 5 लाख से शुरू होती है और वो 5 लाख रुपए एडमिशन से पहले भरने होंगे। लेकिन 2 दिन तक ये नियम लागू नहीं होता। इन 2 दिनों में जो भी 5 स्टूडेंट सबसे पहले यूनिवर्सिटी में आकर एडमिशन लेंगे, उनसे मात्र 50,000 रुपये ही फीस ली जाएगी। क्या सच में सर? आरब खुश होते हुए बोला। हाँ, अब तुम चाहो तो अपनी दोस्त से यहाँ एडमिशन के लिए बोल सकते हो। अगर वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है तो 2 दिन के अंदर किसी भी वक्त आकर एडमिशन फॉर्म भरकर जमा करवा सकती है। जी सर, मैं अपनी दोस्त को फ़ोन करके अभी बता देता हूँ ताकि वह कल टाइम से यहाँ आ जाए। इतना बोलकर आरब वहाँ से चला गया। मुझे पता है भाई, ये सब आपने करवाया है। हमें भले ही आप कुछ ना बताएं, लेकिन मैं और दादी आपकी हर बात बिना कहे ही समझ जाते हैं। आज भी आप सिया की मदद बिना किसी को बताए इसलिए कर रहे हैं ताकि सिया को पता ना लगे, क्योंकि अगर ये बात सिया को पता चली तो वह आपसे मदद लेने से इनकार कर देगी। आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी भाई। क्या दिमाग लगाया है आपने? आरब मनी मन बोला। अपनी क्लास में चला गया। सिया बेटा क्या हुआ? आपको हम सुबह से देख रहे हैं, आप काफ़ी परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? गायत्री देवी ने एक बार फिर सिया से पूछा। दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। सर भारी लग रहा है और कुछ नहीं। हमारे पास आइए, हम आपके सर में मालिश कर देते हैं। देखना आपका सर दर्द कैसे छूमंतर हो जाएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दादी, मैंने सर दर्द की दवा खा ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप हमारे कमरे में जाकर थोड़ी देर के लिए सो जाइए। आपको अच्छा भी लगेगा और आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। दादी मैं ठीक हूँ सच में। हमें पता है आप कितनी ठीक हैं। जाइए, आप हमारे कमरे में थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ओके दादी। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और गायत्री देवी के रूम की तरफ बढ़ गई। मीना, दादी कहाँ है? दोपहर के बाद राघव जैसे ही घर आया, आते ही उसने गायत्री देवी के बारे में पूछा। दादी शायद अपने रूम में है और सिया दीदी भी उनके ही साथ है। मीना ने राघव की तरफ देखकर कहा। राघव मीना की आगे की बात सुने बिना ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। वह जैसे ही गायत्री देवी के रूम में आया तो हैरान रह गया। दादी के रूम में सिया क्यों सो रही है? वह मन ही मन बोला और आगे बढ़ गया। राघव ने धीरे से अपने कदम उठाते हुए सिया तक आया और बहुत गौर से उसका चेहरा देखने लगा। न जाने इस खूबसूरत से चेहरे में क्या है जो मैं खुद इसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। राघव सिया के करीब आकर खड़ा हुआ और अपनी हथेली सिया के माथे पर रख दी। बुखार तो नहीं है? फिर इस वक्त यह सो क्यों रही है? दरवाजे के बाहर खड़ी गायत्री देवी राघव को सिया की फिक्र करता देख खुश हो रही थी। वह अंदर आते हुए बोली, सिया की तबीयत ठीक है, बस इनके सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए हमने दवा देकर थोड़ी देर सो जाने के लिए बोल दिया था। आप इस वक्त कोई काम था आपको? हाँ दादी, कुछ ज़रूरी कागजात लेने आया था और उन पर आपके साइन भी करवाने हैं। आइए फिर हम साइन कर देते हैं। जी दादी। राघव ने एक नज़र सो रही सिया पर डाली और गायत्री देवी के साथ बाहर आ गया। शाम के तकरीबन 6 बजे सिया की आँख खुली। वह उठकर बैठी और सामने दीवार घड़ी में टाइम देखा तो चौंक गई। इतनी देर तक मैं सोती रही, हे भगवान, वह मन ही मन बोली और फौरन ही बेड से उठकर खड़ी हुई और सामने आईने में खुद को देखकर
अपने बाल सही किए और बाहर आ गई। उठ गई सिया बेटा आप? गायत्री देवी ने सिया को वहां आते देखकर कहा। जी दादी, मैं इतनी देर तक सोती रही और आपने मुझे उठाया भी नहीं। आप सो रही थी, हमें ठीक नहीं लगा आपको नींद से जगाना, इसलिए हमने नहीं उठाया। मीना, सिया के लिए चाय ले आओ। अब भी सर में दर्द है बेटा? नहीं दादी, अब मैं ठीक हूँ। सिया मुस्कुराते हुए बोली। आरब कहाँ है दादी? आज दिखाई नहीं दे रहा। रोज तो इस टाइम तक आ जाता है। सुबह राघव ने आरब को किसी बात पर डांट दिया था, इसलिए वह नाराज होकर यूनिवर्सिटी चला गया। अब वापस रात में ही आएगा। 1 महीने से ज्यादा हो गया है मुझे यहाँ आते हुए, लेकिन आज से पहले तो आरब ऐसे नाराज नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि राघव आरब से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी राघव आरब को डांटते हैं, लेकिन जब भी डांटते हैं आरब ऐसे ही नाराज हो जाते हैं। आप उनकी फिक्र मत कीजिए और चाय पीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। अजीब बात है, यह रावण अपने भाई को भी नहीं छोड़ता, उसे भी फटकार लगा देता है। हद है इस इंसान की भी। सही नाम दिया है मैंने, रावण। सूट भी करता है इस पर। सिया मनी मन बड़बड़ाते हुए बोली और चाय पीने लगी। आरब, आप आ गए? हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? गायत्री देवी दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, जहां से आरब अंदर आ रहा था। क्योंकि मैं नाराज था। अभी सिया की वजह से घर आया हूँ। सिया को एक गुड न्यूज़ देनी थी। सिया ने हैरानी से पहले गायत्री की तरफ देखा, फिर आरब की तरफ देखा। इतना हैरान होने की बात नहीं है जितना तुम अभी हैरान हो रही हो। जो मैं तुम्हें खबर सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर इतनी तुम खुशी से उछलने लगोगी। बात क्या है आरब? आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। हमारी यूनिवर्सिटी में अब सिया का एडमिशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मतलब साफ साफ कहिए आरब, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? दादी, हमारी यूनिवर्सिटी में एक नियम लागू हुआ है। 2 दिनों तक यूनिवर्सिटी में सबसे पहले 5 स्टूडेंट जो एडमिशन लेंगे, उनका एडमिशन सिर्फ 50,000 रुपये में होगा। और प्रिंसिपल सर ने मुझे अपने केबिन में बुलाकर ये बात बताई है। इसलिए सिया का एडमिशन अब आसानी से हो सकता है। आरब के इतना बोलते ही सिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह उछलते हुए बोली, तुम सच बोल रहे हो ना आरब? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। उसके इतना बोलते ही सिया के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। वह दादी के गले लग गई। अब मैं कल ही जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगी। थैंक यू सो मच आरब, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, यह तो तुम्हारी दुआ का असर है। आरब खुश होते हुए बोला। इधर राघव लैपटॉप स्क्रीन पर नजर जमाए बैठा था। सिया को इतना खुश देखकर उसके होठों पर भी मुस्कान सजी हुई थी। तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी देखने के लिए कल से बहुत बेचैन था। आज तुम्हारी हंसी देखकर मानो दिल को सुकून मिला हो। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको बताऊंगी तो आप भी बहुत खुश होंगी। सिया किचन में आते हुए बोली। ऐसी कौन सी वजह है जो मेरी बेटी के चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही है? जानकी चेहरे पर मुस्कान सजाते हुए बोली। माँ, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने कल पता किया था, अब वहाँ मेरा एडमिशन हो सकता है और ज़्यादा फीस भी नहीं देनी होगी। सिया खुश होते हुए बोली। मतलब कल तो तुम बता रही थी उस यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा फीस है। जानकी हैरानी से बोली। हाँ माँ, कल तक मुझे भी यही पता था, लेकिन आज ही यूनिवर्सिटी से पता चला है। सबसे शुरू में जो 5 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, उन्हें बस 50,000 रुपये की ही फीस देनी होगी। ये तो सच में खुशी की बात है। लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब कोई भी तुम्हारा एडमिशन होने से नहीं रोक सकता। हाँ माँ, और इतने पैसे तो मेरे पास हैं, मैं खुद से अपना एडमिशन ले सकती हूँ। आपको और बाबा को मेरी वजह से अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल ही जाकर एडमिशन ले लूँगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी माँ, बहुत खुश हूँ। तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे। उसके बाद खाना लगा देती हूँ। जी माँ, इतना बोलकर सिया अपने कमरे में चली गई। जब आपने हमें यह खबर सुनाई, हम पहले ही समझ गए थे ये सब राघव ही कर सकते हैं। हाँ दादी, पूरी यूनिवर्सिटी में सबको छोड़कर जब प्रिंसिपल ने मुझे अपने केबिन में बुलाया, तो मैं उसी वक्त समझ गया था भाई ने सिया की मदद कर दी है। एक बात तो आज साबित हो गई, भाई के दिल में सिया के लिए फीलिंग पैदा होने लगी है। हाँ, और आज राघव को सिया की फिक्र करता देख हमें भी यही लगा। अगर भाई की शादी सिया से हो गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। आरब खुश होते हुए बोला। हम तो शुरू से चाहते ही यही हैं सिया हमारे घर की बहू बने,
लेकिन उससे पहले ही सिया की सगाई सैम के साथ हो गई, इसलिए हम चुप रह गए। लेकिन अब हम भी कोशिश करेंगे कि सिया हमारी ही बहू बने। दादी, मैं आपके साथ हूँ और अब सिया को पूरी तरह भाई की जिंदगी में लाने के लिए जो भी करना होगा वो सब मैं करूँगा, और इसमें हम भी आपके साथ हैं। इधर सिया सोने के लिए लेटी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। यूनिवर्सिटी में अब उसका एडमिशन होगा, इस बात की उसे बहुत खुशी थी, और इसी खुशी में नींद दूर दूर तक उसकी आंखों से दूर थी। कुछ आज मल्होत्रा हाउस में कई घंटे तक वह सोती रही थी। क्या सैम को अपने एडमिशन की बात बताऊं? अगर मैंने सैम को बता दिया और वो मना करने लगा तो? नहीं नहीं, मैं अभी सैम को कुछ नहीं बताऊंगी। एक बार एडमिशन हो जाए उसके बाद बता दूंगी। फिर सैम मना भी नहीं कर सकता मैं एडमिशन ना लूं। हाँ, यही सही रहेगा। सुबह सवेरे ही सिया उठकर तैयार हो गई और बिना नाश्ता किए ही मल्होत्रा हाउस के लिए निकल गई। खुशी खुशी में उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। सिया दीदी, आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? मीना सिया को इतना जल्दी आता देखकर बोली। हाँ मीना, सब ठीक है। वो आज मुझे आरब के साथ उसकी यूनिवर्सिटी जाना है, इसलिए जल्दी आ गई। लेकिन दीदी, आरब भैया तो 11 बजे यूनिवर्सिटी जाते हैं और अभी तक तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। मीना ने हैरान होकर पूछा। कोई बात नहीं, जब तक यूनिवर्सिटी का वक्त होता है मैं नाश्ते में तुम्हारी मदद कर देती हूँ और दादी के लिए हल्का नाश्ता बना देती हूँ। सिया मीना के साथ किचन में दाखिल हुई और उसी वक्त राघव सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया और किचन की तरफ बढ़ गया, गेट की तरफ से। सिया ने पीछा फेर रखा था। कदमों की आहट आने पर उसे लगा मीना है, इसलिए वह बोली, मीना प्लीज आज तुम दलिया उठाकर दे दो मुझे। मुझे नहीं पता कहाँ रखा है। उसके इतना बोलते ही राघव हैरान रह गया और किचन में नजर दौड़ाकर देखा, जहाँ सिया के अलावा कोई नहीं था। मीना, क्या कर रही हो? जल्दी दो ना। दादी के लिए दलिया बनाकर फिर तुम्हारी भी मदद कर दूंगी नाश्ता बनाने में। राघव अपने कदम बढ़ाते हुए सिया के पीछे आकर खड़ा हो गया। सिया इससे बेखबर अपने काम में लगी रही। वह अचानक ही पीछे पलटी और अपने पीछे खड़े राघव से टकरा गई। इससे पहले सिया गिरती, राघव ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब कर लिया। सिया की सांसें बढ़ने लगी और आंखें बंद हो गईं। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद सिया ने अपनी आंखें खोली और राघव की तरफ देखा। वह खड़ा उसे ही देख रहा था। एक पल के लिए सिया राघव की आंखों में खो गई और एकटक उसे देखने लगी। कुछ देर बाद मीना बोलते हुए किचन में आई तो राघव फौरन सिया से दूर हुआ और फ्रिज से पानी की बोतल निकालने लगा। सिया ने अपने चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और फिर से अपने काम में लग गई। अरे भैया, आप यहाँ? मुझे बोल देते, मैं तो आपको पानी की बोतल लाकर दे देती। मीना राघव को फ्रिज के पास देखकर बोली। तुम यहाँ नहीं थी, इसलिए मैं खुद लेने आ गया। इतना बोलकर राघव किचन से निकलकर बाहर लॉन में आ गया और एक्सरसाइज करने लगा। सिया और मीना ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। मीना गायत्री देवी और आरब को नाश्ते के लिए बुलाने चली गई और सिया बाहर लॉन में चली आई, जहाँ से राघव ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। मीना, आज इतनी जल्दी नाश्ता कैसे बन गया? रोज तो 10 बजे नाश्ता लगता है। गायत्री देवी टेबल पर सजा नाश्ता देकर बोली। दादी, यह नाश्ता मैंने अकेले नहीं बनाया है। अकेले नहीं बनाया है तो फिर किसके साथ मिलकर बनाया है? सिया दीदी और मैंने, हम दोनों ने बनाया है। सिया इतनी जल्दी आ गई? गायत्री देवी ने हैरानी से पूछा। जी दादी, सिया दीदी तो आज 8 बजे ही आ गई थी और फिर मेरे साथ मिलकर सारा नाश्ता भी बनवाया है उन्होंने। कहाँ है सिया? गायत्री लिविंग रूम में नजर दौड़ाते हुए बोली। पता नहीं, अभी तो यहीं थी। दादी, एक बात बोलूं? कुछ दिनों से बोलना चाह रही थी, लेकिन आप नाराज ना हो जाओ इस वजह से नहीं बोल पाई। बोलो मीना, क्या बात बोलना चाहती हो? मुझे लगता है राघव भैया सिया दीदी को पसंद करते हैं। मीना धीरे से बोली। तुम्हें यह सब किस बात से पता लगा? वो दादी, थोड़ी देर पहले सिया दीदी और राघव भैया किचन में थे और दीदी राघव भैया के गले लगे खड़ी थी। तुम सच बोल रही हो? मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा दादी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, यह बात सिया और राघव में से किसी को पता नहीं चले। आपने आज किचन में क्या देखा है? नहीं बताऊंगी दादी। आप सिया दीदी को हमेशा के लिए इस घर में ले आइए, राघव भैया की पत्नी बनाकर। सिया दीदी बहुत अच्छी हैं। हम भी यही चाहते हैं।
सिया हमारे राघव की दुल्हन बनकर हमारे घर आए, लेकिन सिया की किसी और से सगाई हो गई है। इतना बोलकर गायत्री चुप हो गई। तुम जाओ, सिया को बुलाकर लेकर आओ, हमें उनसे बात करनी है। जी दादी। इतना बोलकर मीना सिया को बुलाने चली गई। सिया लॉन में बैठी थी। बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, जिसकी वजह से सिया के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी वहां मीना आई। सिया को अकेले मुस्कुराते देख उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दीदी, आपको दादी बुला रही हैं। सिया ने मीना की तरफ देखा और बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसके इतना बोलते ही मीना वापस चली गई। अपने रूम से राघव ऑफिस के लिए तैयार होकर निकला। उसी वक्त आरब भी रूम से बाहर निकला और राघव को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। इतनी भी क्या नाराजगी है, अगर बड़े भाई ने छोटे भाई को डांट दिया। उसके इतना बोलते ही आरब के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे घूमकर देखा। राघव अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे ही देख रहा था। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपने ही मुझे नहीं मनाया, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। यह तो आपको भी पता है भाई, जब तक आप मुझे नहीं मनाते तब तक मैं ऐसे ही आपसे बात नहीं करता। भूल गया था कल तुझे मनाना। अब बता कैसे मानेगा तू? जैसे आप हमेशा मनाते हैं वैसे ही। इतना बोलकर आरब राघव के पीछे आया और उसकी कमर पर लटक गया। क्या कर रहा है? गिर जाऊंगा मैं। नीचे उतर। नहीं भाई, आप नीचे लेकर चले तभी उतरूंगा मैं। ठीक है, संभल कर, कहीं हम दोनों ही ना गिर जाएं। राघव हंसते हुए बोला और आरब को लेकर नीचे की तरफ बढ़ गया। अंदर आते हुए सिया की नजर राघव और आरब पर पड़ी। आरब राघव की कमर पर लटका हुआ आ रहा था और राघव हंसते हुए उसे सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रहा था। सिया के चेहरे पर दोनों भाइयों को आता देख मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने फोन में दोनों की पिक ली और आगे बढ़ गई। दादी, आपने मुझे बुलाया? गायत्री देवी ने सिया की तरफ देखा और बोली, हाँ, वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। आज आप इतनी जल्दी क्यों आई? हमारा मतलब है, इतनी जल्दी कैसे आ गई आप? आज यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म लेने जाना है, इसलिए जल्दी आ गई। लेकिन सिया, हम तो 11 बजे यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो तुम्हें इतनी जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आरब उनके पास आते हुए बोला, तुम नहीं समझोगे आरब, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, इसलिए पता ही नहीं चला आज जल्दी आ गई। सिया ने मासूम चेहरा बनाकर कहा। गायत्री देवी और आरब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राघव के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई, जिसे उसने छिपा ली और डाइनिंग टेबल की चेयर खींचकर उस पर बैठ गया। समझ सकते हैं हम आप कितनी खुश हैं। गायत्री सिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। चलो आओ, नाश्ता कर लो। इतना बोलकर गायत्री देवी चेयर पर आकर बैठ गई और आरा भी उनके साथ ही आकर बैठ गया, लेकिन सिया वहीं खड़ी रही। सिया बेटा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए। नहीं दादी, आप कीजिए नाश्ता। इतना बोलकर सिया ने राघव की ओर देखा। वह बैठा उसे ही देख रहा था और इशारे से सिया को बैठने को बोल रहा था। सिया ने एक नज़र उस पर डाली और वहां से जाने लगी। तभी राघव की आवाज ने उसके कदम वहीं रोक दिए। दादी इतने प्यार से बोल रही हैं, इसलिए वापस जाने की बजाय आकर नाश्ता कर लो। हाँ, सिया भाई सही कह रहे हैं, आ जाओ। सिया ने गायत्री देवी की तरफ देखा, जो उसे आने को बोल रही थी, और फिर वह डाइनिंग टेबल पर आरब के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गई। नाश्ता करने के बाद सिया आरब के साथ यूनिवर्सिटी चली गई और राघव अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इधर सैम सिया का नंबर मिला रहा था, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। थक हार कर सैम ने जानकी जी को फोन किया, जिन्होंने उसे बता दिया कि सिया आज यूनिवर्सिटी गई है आरब के साथ। उनकी बात सुनकर सैम के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने फोन कट करके एक तरफ काउच पर फेंक दिया और गुस्से से इधर उधर टहलने लगा। सिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने चली गई और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी? मैं कौन सा उसे मना कर रहा था? बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि सिया जितना चाहती है पढ़ सकती है। सैम खुद से बड़बड़ाते हुए बोला और फोन काउच से उठाकर अपनी मॉम का नंबर मिला लिया। मॉम, आप सिया के घर शादी की तारीख लेने कब जा रही हैं? क्यों, क्या हुआ बेटा? सुनीता जी उधर से बोली। कुछ नहीं मॉम, बस आप आज या कल जाकर अंकल आंटी से शादी की तारीख ले आइए। मैं सिया से जल्द शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं और तेरे डैड आज ही अतुल जी और जानकी जी से मिलने जाते हैं
और उनसे शादी की तारीख पूछ कर ही आएंगे। ठीक है मॉम, बाय। इतना बोलकर सैम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। यह लड़का भी अपने ही मन की करता है। कल तक तो मुझे बोल रहा था शादी कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन आज अचानक से फिर से बोल रहा है शादी इसी महीने करनी है। कुछ समझ नहीं आता इस लड़के का भी, कब क्या करता है। सुनीता खुद से बोली और वहां से चली गई। सिया यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरकर और जमा करने के बाद शाम को घर आई तो उसे जानकी जी बहुत खुश नजर आई। क्या बात है माँ, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। खुशी की ही बात है, और खुश होने की वजह भी दो हैं। मुझे भी बताइए, दो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से आप इतना खुश हैं। एक खुशी की बात यह है कि मेरी बेटी का अब यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन हो जाएगा, और दूसरी वजह है मेरी बेटी की आज शादी की तारीख रखी गई है। जानकी ने खुश होते हुए जैसे ही कहा, सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शादी की तारीख रख दी है? मतलब? सुनीता जी और भाई साहब आज घर आए थे और पंडित जी को भी साथ लेकर आए थे। तो क्या आपने और बाबा ने शादी की तारीख रख दी? हाँ माँ, ये आपने और बाबा ने क्या किया? एक बार मुझसे पूछ तो सकते थे आप। बिना मेरी मर्जी के शादी की तारीख भी रख दी। अब इसमें तुझसे पूछना क्या था? ये सब तो पहले से तय था ना। जब भी वो लोग शादी की तारीख लेने आएंगे, हम उनको शादी की तारीख दे देंगे। कौन सी तारीख निकली है शादी की? इस महीने की 22 तारीख सुबह। आज से 12 दिन बाद तुम्हारी और सैम की शादी है। जानकी के इतना बोलते ही सिया अपने रूम में चली गई और अंदर से दरवाजा लगा लिया और बेड पर आकर बैठ गई। इस लड़की को अचानक क्या हुआ? सैम को पसंद तो अपने लिए सिया ने ही किया है, फिर अब शादी से इनकार क्यों कर रही है? पहले जाकर खाना बना लेती हूँ, फिर इत्मीनान से बैठकर बात करूंगी सिया से। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये सैम भी ना, मैंने पहले ही बोला था आंटी और अंकल को कुछ महीने रुकने के लिए बोल देना, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सैम ने अंकल आंटी से बात की नहीं है, और ना ही एक बार मुझे बताना जरूरी समझा। सिया खुद से बड़बड़ाई और सैम को कॉल मिला लिया। इधर सैम हाथ में मोबाइल फोन लिए बैठा सिया की कॉल आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। सैम ने अपना फोन देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सो फाइनली तुमने खुद मुझे कॉल कर ही लिया। इतना बोलकर सैम ने कॉल आंसर करके फोन कान से लगा लिया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आज अंकल आंटी घर आने वाले हैं। सैम के फोन आंसर करते ही सिया तुरंत बोली। तुमने मुझे बताया तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। सैम के इतना बोलते ही सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सैम को कैसे पता चला? मैंने तो इन्हें कुछ बताया नहीं। यही सोच रही हो ना? तुमने तो कुछ बताया नहीं मुझे, फिर मुझे कैसे पता चल गया? सैम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती थी। सिया के इतना बोलते ही सैम ने बीच में ही उसकी बात काट दी और बोला, बस सिया बस, मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगी। मैं आपसे कुछ छिपा नहीं रही थी, बल्कि उस वक्त बताना चाहती थी जब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाता, और अभी तक तो एडमिशन हुआ भी नहीं है, फार्म ही जमा किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अपने एक्सक्यूज अपने पास रखो और बस अब शादी की तैयारी शुरू कर दो। सैम, मुझे अभी कुछ दिन शादी नहीं करनी है। पागल मत बनो, अभी शादी नहीं करनी है। मॉम ने तो शादी की तैयारियों की लिस्ट भी बनानी शुरू कर दी है। अब कुछ नहीं हो सकता, शादी तो इसी महीने होकर रहेगी। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। मुझे आपसे अभी मिलना है। गुस्सा ना हूँ तो और क्या करूँ? तुम ही बताओ। मुझे आपसे अभी मिलना है। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। डिनर भी बाहर ही करेंगे। ओके बाय। इतना बोलकर सिया ने कॉल कट कर दी और तैयार होने चली गई। और फिर थोड़ी देर बाद सैम सिया को पिक करने आया और उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आ गया। अब बताओ, तुम अभी शादी क्यों नहीं करना चाहती? सैम सिया के सामने वाली चेयर पर बैठा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला। आपको वजह तो मैंने बता दी थी। सिया उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकालते हुए बोली। सैम को सिया की इस हरकत पर गुस्सा बहुत आया, लेकिन वह अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके बैठा रहा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।